नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज तो टॉपिक रहेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, इससे पहले तुम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि वास्तविक और आदर्शात्मक यानी कि पॉजिटिव, नॉर्मेटिव और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। तो बेसिक 4 पार्ट्स में अभी तक हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। आज देखना क्या होगा। अर्थव्यवस्था, हमारे आसपास जो भी चीज़ है ना, हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सब अर्थव्यवस्था में ही आता है। ठीक है, अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन की लाइफ को चलाने के लिए लोग भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। मतलब पैसे से रिलेटेड लोग आर्थिक क्रिया का, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो कौन पे जो दुकान वाली है वो सामान बेच रही है। ठीक है, ये हमारे बगल में, हमारे घर में दूध बिक रहा है, समझ लो, कोई मिस्त्री काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति जो किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है उसकी बात हो रही है। अध्यापक स्कूल जाते हैं, डॉक्टर अस्पताल जाते हैं, किसान अपने खेतों में जाते हैं, उद्योगपति अपने उद्योग में जाते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर एक व्यवस्था को दर्शाते हैं जिसके द्वारा उस क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं, और इस व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमने कहा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुधर रही है या बहुत बिगड़ रही है, तो वो पूरी एंटायर भारत की बात करता है। जब विश्व स्तर पे भी बात कर सकते हो तो किसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। तो सिंपल सी डील है, एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली है जहाँ पे एक मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करता है, और वो कार्य उसको इसी अर्थव्यवस्था से ही मिलता है। अगर एक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो वो कमाएगा नहीं, मतलब आर्थिक क्रिया नहीं करेगा तो कमाएगा नहीं, और जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आर्थिक क्रियाएं करना उतना ही आवश्यक हो जाता है। इन शॉर्ट लिख दिया, अर्थव्यवस्था उस ऊपर वाले से बेहतर है, ये पढ़ो। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। ये शॉर्ट हो जाएगा, 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया है ना। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करते हैं, आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। फिर वो कहता है कि इस अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं कितने प्रकार हैं। एक क्षेत्र के लोगों की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पता चलता है। अगर आप गांव में रहते हो तो आप ये समझोगे कि भाई आप खेती बाड़ी में लगे हुए हो, आप किस में, आपका कृषि प्रधान क्षेत्रों में लगे हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हो। आपने कहा जी नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा में रहने वाला व्यक्ति आमतौर पर क्या सोचेगा, नौकरी करता होगा, सही है, या फिर ये व्यक्ति बिजनेसमैन होगा, या फिर ये व्यक्ति किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता होगा। देखते हैं क्या होता है। आपको ऐसा पता चल जाता है कि एक क्षेत्र में अधिकांश लोग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कृषि क्रियाओं में व्यस्त हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार यदि एक क्षेत्र में अधिकांश लोग औद्योगिक क्रियाओं में व्यस्त हैं, मतलब जैसे नोएडा की बात करें तो नोएडा में खेती बाड़ी नहीं है, ना के बराबर है। जो पुराने खेत अभी भी रुके हुए हैं थोड़े बहुत, जो बेचे नहीं है, मुआवजा नहीं उठा, उनकी बात कर नहीं रहे, वरना आमतौर पर नोएडा में ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो कट चुकी हैं और इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे डेवलप हो चुका है। गांव देहात की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आमतौर पर खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, तो जैसा क्षेत्र होता है वैसे ही लोगों की जीविका होती है और उसी प्रकार वो लोग पैसा कमाते हैं। तो अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में व्यस्त हैं तो आप एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में लोगों द्वारा दी गई आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक देश में आर्थिक क्रिया, आप उत्पादन करते हैं, आप उपभोग करते हैं, आप निवेश करते हैं और आप विनिमय की प्रक्रिया को करते हैं। मैं बता दूँ क्या चीज़ है। देखो, उत्पादन का मतलब होता है तुम लोग स्कूल से जस्ट घर आओ शाम के टाइम, तो तुम्हें सबसे पहले होता है कि हमें खाने को बना दो। तुमने किसी खाने की डिमांड करी, मांग करी कि हमें ना मतलब खाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारी मम्मियाँ उसका उत्पादन करती हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ का पहले उपभोग नहीं होता, पहले क्या होता, उत्पादन होता है। सही है, उत्पादन होता है। हाँ, पहले बनाई जाती हैं चीज़ें, चाहे वस्तुएं हैं सेवाएं हैं, उत्पादन होता है, उसके बाद हम उसका उपभोग करते हैं, और अगली बार फिर वापस से उत्पादन हो सके हम फिर उसमें क्या करते हैं, निवेश करते हैं। जैसे हमने कहा रोटी बना दो, उन्होंने बना दी, हमने खा ली। रोटी बनाने से उत्पादन और खाने से उपभोग। अब कल को फिर अगर रोटी बनवानी है तो हमें आटा फिर खरीदना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल वाली मैं बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में देश लगा रहता है, उत्पादन करना, उपभोग। उत्पादन करते हैं आमतौर पर ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उपभोग करता है आमतौर पर हमारे घरेलू क्षेत्र, हम जैसे लोग। सही है, निवेश हमारे घरेलू भी करते हैं और ये उत्पादन क्षेत्र भी करते हैं।
और विनिमय की प्रक्रिया, चीज़ें एक्सचेंज करना, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। उस देश के सरकार द्वारा नियंत्रित एवं नियमित की जाती हैं, परंतु नियंत्रण का स्तर विभिन्न राष्ट्रों के विभिन्न भिन्न होता है। चीन, रूस एवं उत्तरी कोरिया का नियंत्रण स्तर बहुत ऊंचा है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण पर बहुत ऊंचा होता है उन्हें नियंत्रण अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैं तुम्हें इस बात को बहुत सरल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। हमारे देश में क्या उत्पादन होगा, कौन उपभोग करेगा, कितना निवेश होगा, विनिमय की प्रक्रिया, ये सब 3 प्रकार से डिवाइड हैं। वैसे तो 2 प्रकार से, एक जहाँ पे सरकार अपने आप को बीच में इन्वॉल्व करती है, इसलिए उसका नाम क्या है, ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चीन को नियंत्रित अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है अर्थव्यवस्था का वो खुद चीन की सरकार लेती है और आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सही है। फिर एक होती है, या इसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे सरकार काम करती है, यहाँ पे काम करता है प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए यूएस से उठा लो, यानी कि जो हमारा प्राइवेट क्षेत्र है, जो बाजारी अर्थव्यवस्था है, या फिर इसको कह सकते हो जहाँ पे बाजार काम करता है, इसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन हमारा भारत देश ऐसा जहाँ दोनों का मिश्रित होता है, इसलिए तीसरे में क्या कहा गया है, कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे ना तो सरकार ही से पूरा कार्य करती है, ना ही बाजार काम करते हैं, यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है। हमारे देश के सारे डिसीजन सरकार भी लेती है और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के लेते हैं। सही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके ऊपर डिफरेंस इन्होंने बड़ा प्यारा दे भी रखा है, और डिफरेंस तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम आराम से इसे 3 से 4 नंबर के लिए पढ़ सकते हो। सबसे पहले जानेंगे कि जो कंट्रोल्ड है, जिसको सरकार, केंद्रीय सरकार नियंत्रित करती है, ऐसी आजकल वैसे बहुत कम है, ठीक है, बट स्टिल चाइना इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी आर्थिक क्रियाएं सरकार एवं केंद्रीय अधिकारी का संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें कौन कंट्रोल करता है उसको, सरकार। ये वे अर्थव्यवस्थाएं जहां आर्थिक क्रियाओं को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे लिख सकते हो। स्वतंत्र की बात करें या बाजार अर्थव्यवस्था की बात करें, ये वे अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है, ठीक है। ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि मिश्रित की बात हो रही है, जहाँ पे आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियाँ का नियंत्रण होता है, फिर भी वे सरकार द्वारा नियमित की जाती हैं। मतलब इस पर प्राइवेट सेक्टर तो अपना काम करते करता है, सरकार भी उनके पीछे करता है कि करो, हम देख रहे हैं, हम बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो जब सिर्फ सरकारी नियंत्रण हो तो कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण या एवं ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे बाजारी शक्ति और यहाँ पे दोनों काम करते हैं। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, यानी कि जो भी किसी भी प्रकार का आर्थिक इकोनॉमिक जो भी लेना होता है वो हमारी सामाजिक कल्याण को ध्यान, यानी कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही सरकार यहाँ नियंत्रण लेती है। ये लोग किसके पीछे भगते हैं, लाभ को ध्यान में रख के वो लेते हैं अपने, मतलब इनके निर्णय होते हैं। यहाँ जो भी निर्णय ले जाएगा सरकारी हित में, यानी कि समाज को ध्यान में रखते हुए ले जाएगा, यहाँ लाभ को ध्यान में रखते हुए जाएगा। यहाँ पे दोनों होते हैं, यहाँ पे इनको सामाजिक कल्याण भी चाहिए और यहाँ पे इनको अधिकतम लाभ भी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर लाभ के पीछे भगता है और सरकार जो चाहती है वो चाहती है सामाजिक कल्याण। फिर वो कहता है कि उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता, यानी कि उपभोक्ता की बात ये रहा, केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेता है कि जहाँ लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है। यहाँ पे सब कुछ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ किसी एक उपभोक्ता को ध्यान में रख के ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जाता, उस समाज को ध्यान में रखते। तो ये कहता है कि उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता है। यहाँ पे प्रभुत्व का मतलब है कि उपभोक्ता हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका ये कहना है कि जो समाज को लिए ज़रूरी है, जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हम उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये क्या कहते हैं, सिर्फ उपभोक्ता ही सब कुछ होता है। क्योंकि इन उपभोक्ता से क्या होता है, ये उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है। ये कहते हैं जो सबके लिए सही है वो लो, ये लोग कहते हैं जो उपभोक्ता के चाहिए वो लो। क्योंकि अगर इनको पैसा कमाना है तो उपभोक्ता को क्या, उपभोक्ता को इन्हें खुश करना पड़ेगा कि ब्रो बताओ क्या चाहिए, कि सर आपको ये चाहिए आप ये लो, आपने कहा ये चाहिए आपको ये लो, तो जो जिसको चाहिए वो दो। सही है। इनको सामाजिक कल्याण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उपभोक्ता को इज्जत देते हैं।
उपभोक्ता प्रद वो तो इनके जैसा, परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपभोक्ताओं के पास पूर्ति सुनिश्चित करता है। यानी कि इनके लिए उपभोक्ता भी ज़रूरी है और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, प्राइवेट सेक्टर, खाने पीने की चीज़ों में, दवा के होटलों में चले जाओ, रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, कस्टमर को ये कहते हैं कि भगवान होता है हमारे लिए कस्टमर, ये शब्द बोला जाता है। वहीं अब जो गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, जो गरीब क्षेत्र है, उसके लिए सरकार क्या करती है, राशन वगैरह बंटवाती है और उसका वो पैसा भी कुछ भी नहीं लेती। हाँ, अभी चीनी बीच में मिल रही थी, देते थे। क्या होता ना कि चीज़ें बदलते रहते, कभी चना डाल दिया तो कभी तेल डाल दिया तो कभी रिफाइंड डाल दिया। मिट्टी का तेल गांव देहातों में अभी भी मिलता है, ध्यान रखना। शहरी क्षेत्र में हम जहाँ रहते हैं ना, तो यहाँ प्रॉपर गांव है ना शहर है, हम तो कहीं के ना। एक बारिश पड़ जाओ भाई साहब, माहौल बन जाता है। 2-3 साल पहले गाँव में, ठीक है, अच्छे गांव में अब भी मिलता है, हमारे जो गांव देहात है खास उसमें मिलता है। अब उनसे हटा दिया, खाली गेहूं और चावल मिलता है। वही ना, जैसा भी तुम यहाँ बहरामपुर में चले जाओ तो तुम्हें यहाँ भी मिलेगा, पर यहाँ मिट्टी का तेल अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा मतलब जैसे ज़रूरत होती है लोगों की उस हिसाब। यहाँ कौन मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर, पहले गांव में डिबिया जलती थी, आप एक दारू के पौवे में मिट्टी का तेल भरो, उसमें एक रस्सी सी बांध कर लटका दो नीचे को और उसे जलाते रहो, वो चांदना करती थी उस टाइम पे। अब तो नहीं होता ना ऐसा। तो जैसी ज़रूरतें बदलती हैं उसी प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उसमें बदलाव करती रहती है सरकार। ठीक है, और जनरली हम अगर अपनी पर्सनली बताऊँ तो लॉकडाउन में जब हम एज अ टीचिंग प्रोफेशन घर पे बैठे हुए थे, तो शायद वही राशन है जो हमारी हेल्प करी उन्होंने अभी तक भी। ठीक है, क्योंकि 2020 से राशन मिल रहा है उस टाइम पे। अभी बीच में चीनी मिलनी शुरू हुई थी, चीनी का तब रेट चला था मार्केट में 40 से 45, लेकिन तब हम लोगों को मिल रही थी 15 से 20। ठीक है, तो चीनी की खपत तो ऐसे कि जितनी कम करी जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, बाकी चना है, रिफाइंड है, गेहूँ है, चने हैं, दाल है, ये सारी चीज़ जो भी चीज़ें मिली हैं वो हम खपत करते रहे। ठीक है, ये चीज़ें। फिर ये कहता है कि अगर अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार ही यह निर्णय लेती है कि बाज़ारों में वस्तुओं को किस कीमत पर बेचा जाता है। टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का, सरकार ने कहा इस दाम पे बेचो तो बेचना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता, यहाँ संसाधन जनता का नियंत्रण, कह ही देते हैं। यहाँ पे नियंत्रण होता है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि मार्केट्स का, बाज़ार का। ठीक है, सीधी सी बात है कि कोई चीज़ बाज़ार में कितने रुपए की बिकेगी तो वो दो चीज़ों पर होती है। एक तो होती है उनकी मांग और दूसरा शब्द होता है उनकी पूर्ति। कि सबसे पहले आप इस वस्तु की मांग बाज़ार में पता करो। जब आपको मांग पता चल जाए, मांग के चलो किसी वस्तु की मांग है 100 पीस की और उसकी पूर्ति 100 पीस की है, तो प्राइस हमेशा बैलेंस रहेगा, इतना रहेगा। ना तो बनाने वाले को दिक्कत, ना खरीदने वाले को दिक्कत। पर अगर बाज़ार में खरीदारी है 100 पीस होगी और बिकने के लिए पड़े मात्र 75 पीस, तो 25 की जो मांग है वो ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, जब मांग ज़्यादा होती है ना, तब वस्तु अपने आप महंगी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अनवांटेड डिमांड, जो ज़रूरी ही नहीं है उस प्रकार की वस्तुओं का जो डिमांड है, उनकी मांग है, मत करो। ठीक है, और दूसरा, अगर पूर्ति ज़्यादा है, खरीदने वाले हैं 100 और बिकने के लिए पड़े हैं 150 पीस, 50 पीस एक्स्ट्रा पड़े हैं, उस टाइम पे जो उत्पादक होता है, जो वस्तुएं बनाता है, वो सस्ती करके बेचता है कि यार भाई लोग ही नहीं है खरीदने वाले, कम दामों में बेचो ताकि सब बिक जाए। तो मांग और पूर्ति को देखते हुए जब आप कीमत निर्धारित करते हो तो वो आता आपकी, ये रहा मार्केट इकोनॉमी, यानी कि बाजारीय अर्थव्यवस्था या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंदर। यहाँ पे दोनों होता है, यहाँ जनता सरकार दोनों का नियंत्रण बाजार कीमत द्वारा निर्धारित की जाए। कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियमित करती है। भारत में प्राइस मार्केट को देख के डिसाइड किया जाता है, लेकिन बीच में सरकार कूद जाती है, कह रहे तुमने तो बड़ा महंगा कर दिया, तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, सब्सिडी वगैरह देती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सब्सिडी की बात क्या है। मान के चलो कि ये पेंसिल जो है, समझाने वाली बात है बस, ये पेंसिल है 5 रुपये की, सही है। सरकार ने कहा कि यार इसको 4 की बेचो, उत्पादक ने कहा मुझे तो नुकसान हो जाएगा, बोले 1 रुपया हमसे ले लेना। तो 1 रुपया सरकार ने दे दिया पेंसिल वाले को, 4 रुपये दिया हमने। अगर सरकार इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान ना करती, सही है, सरकार इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान ना करती तो ये पेंसिल हमें कितने की पड़ती,
रुपये कि आम इंसान पे इतना फ़र्क ना पड़े, सरकार उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, हम लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो जब मतलब इन लोगों को अगर प्राइजेज़ वगैरह के बीच में उतरना होता है तो सरकार उस चीज़ को नियंत्रण या नियमित कर सकती है, डिसाइड उसके लिए कर सकती है। आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है जो सबसे जुड़ा हुआ है, आमतौर पर सरकारी कह सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में, निजी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है वो, ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में ही कार्य होता है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से बेस्ट कोई नहीं है, और हमारे भारत देश में सही है। मिश्रित स्वतंत्र की बात करें तो यूएसए का एग्जांपल ले लो, और अगर इसकी बात करें तो चाइना का एग्जांपल ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही 3 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होंगी जो दुनिया में टॉप पे होंगी। ठीक है, अब जानिए वाला टॉपिक वो जो चैप्टर है, इनको मात्र रीड करने से तुम एक नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे ये MCQs वाले हो गए, देखो कितने सारे हैं, यहाँ तक आ गए। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सत्य ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। और ये एक नंबर वाले हो गए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए। तो ध्यान रखना हर चैप्टर के अपने वैल्यू। ये रीज़न बेस्ड हो गए, तो कहाँ रीज़न है, हॉट्स वाले हो गए, कुछ और एक्स्ट्रा हो गए। तो क्वेश्चंस अगर तुम इनको पढ़ लेते हो ना चैप्टर के एंड में, तो तुम्हें चैप्टर की एक डिटेल नॉलेज हमेशा मिल जाएगी, और ये बहुत हेल्प कराते हैं किसी चीज़ को बारीकी से जानने में। सही, तो चैप्टर डन। अब जो डिस्कस होगा वो होगा ये वाला, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, इस पे विचार विमर्श किया जाएगा।